माई सेल्फ पीजे। और हम लोग इसके लेक्चर 2 में देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग ये सारा चीज पढ़े थे इम्पिडेंस वगैरह के बारे में। ठीक है, इम्पिडेंस जो होता है एक तरह से क्या है, वो आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है और एक एसी सोर्स है। एसी सोर्स दिया हुआ है 200 साइन 5t, इस टाइप से दिया हुआ है। रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लेते हैं 10 ओम। ठीक है, और इसका ले लेते हैं कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब हमसे बोला जाएगा कि बताइए व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट। क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। अब हमसे अगर करंट पूछा गया है, ठीक है, तो करंट अगर हमसे पूछा है तो करंट के बारे में कुछ नहीं बोला कौन सा करंट है। तो अगर ऐसा कुछ ना बोला जाए तो आपको ये करंट कौन सा लेना है, RMS। अब करंट आरएमएस होगा तो आई आरएमएस लिखेंगे, वी आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड, क्योंकि इसका जो पूरा इक्विवेलेंट होगा, ये पूरा जो इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। और जेड कितना होता है हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं, जेड ये होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब यहां से आपको करना क्या है, सबसे पहले जेड कैलकुलेट कर लेना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर। इसको यहां पुट कर दीजिए। अब वी आर एम एस, अब यहां से देखिए कि ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो यहाँ 200 है वो क्या डिनोट करता है, वी नॉट डिनोट करता है, ना कि वी आर एम एस। तो आपको वी आर एम एस करने के लिए क्या होगा, तो आपको लिखना होगा कि वी आर एम एस कितना होता है जी। तो वी आर एम एस होता है वी नॉट डिवाइडेड बाय √2। अब 200 को यहाँ पुट करिए, √2 से डिवाइड करिए, तो आपको क्या आ गया, वी आर एम एस। वी आर एम एस को आपको यहाँ पुट करना है और इसको डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आई आर एम एस। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछा जाता है फाइंड द पीक करंट, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, आंसर वहां से आ जाता तुरंत। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के अबाउट 100 वोल्ट है तो बताइए ये जो मेन वोल्टेज है वो कितना है। तो हम लोग को दिमाग लगता है कि अरे यार 100 कितना होगा, 200 होगा, बट नहीं। यहां पर हमको पता है हम यहाँ फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्या फेजर डायग्राम, कि जो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज होता है और जो कैपेसिटर वाला वोल्टेज होता है, क्योंकि करंट आई इधर ही होगा, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेन वोल्टेज होगा। यानी मेन वोल्टेज लिखेंगे रूट अंडर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वीसी का होल स्क्वायर। यानी इसका आंसर होगा रूट अंडर 100 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 100√2। ये आपका मेन वोल्टेज है। ठीक है, तो आंसर ऐसे देना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ डीसी जैसा तो सोचना ही नहीं है, यहाँ पर रिजल्टेंट जैसा सोचना है। ठीक है, आगे अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए, तो आप मेरे को बना के दिखाओ कि अगर ये 200 वोल्ट है और ये सॉरी इसको लेते हैं 500 वोल्ट, इसके अबाउट दे रखा है 300 वोल्ट, तो बताइए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा फटाफट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको बताते हैं कि कैसे इसका आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमको बताइए कि कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करिएगा, हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर आरसी सर्किट पढ़ लिए बढ़िया से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरएल। आरएल का मतलब है कि आपको एक इंडक्टर होगा और एक रेजिस्टेंस होगा, और ये एक
एसी सोर्स के साथ लगा हुआ होगा। वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर आपको एक इंडक्टर होगा, ये रेजिस्टर होगा, तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज VL मिलेगा तो इसके अक्रॉस VR मिलेगा। और करंट मान लेते हैं कितना जा रहा है, I। तो सबसे पहले आपको फेजर डायग्राम बनाना है। बनाइए फटाफट फेजर डायग्राम जल्दी। इसका जो फेजर डायग्राम होगा कैसा बनेगा तुरंत। ठीक है, देखिए तो इसका जो फेजर डायग्राम है बहुत सिंपल सा है। करंट को हमेशा इधर लेना है, आर हमेशा जो होता है VR वो हमेशा इसी फेज में होगा। और याद करिए इंडक्टर में वोल्टेज आगे हो जाता है, तो इधर हो गया कितना VL। वापस से इन दोनों का जो मेन वोल्टेज होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यही होगा इसका मेन वोल्टेज V। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे क्या, ये जो मेन वोल्टेज V है वो VR और VL का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब इसका एक नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला चीज, ये वाला, ये पूरा एक बक्से के अंदर बंद कर दिए और इसको बोल दिए इंपीडेंस Z। सेम एसी सोर्स, करंट कितना जा रहा है I। तो हम इस V को लिख सकते हैं, ये जो V है तुम्हारा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो यहाँ लिखेंगे I इंटू Z रूट अंडर VR को लिखेंगे I इंटू आर का होल स्क्वायर। अब बताइए VL को क्या लिखेंगे, तो VL को हम लोग लिखेंगे I इंटू, इसका याद है रेजिस्टेंस को क्या बोलता है, इंपीडेंस बोलता है, सॉरी रिएक्टेंस बोलते हैं, I XL का होल स्क्वायर। I कैंसिल हो गया तो यहां से इंपीडेंस का एक फॉर्मूला आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL को क्या लिखते हैं ओमेगा L का स्क्वायर। यही इसका नेट इंपीडेंस हो गया। ठीक है, तो अब हमसे अगर पूछेगा कि बताइए क्या करंट है, क्या इस सर्किट में है, तो हम यहां बोलेंगे कि देखिए अगर करंट का बात किया जाए तो हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाय Z। RMS है तो RMS और पीक है तो पीक, और Z क्या है हम यहां निकाल चुके हैं। अब फाइनली अगर बात करें कि इस सर्किट में कौन आगे रहेगा, करंट आगे रहेगा कि वोल्टेज आगे रहेगा, तो हम बोलेंगे देखो फाइनल वोल्टेज ये है, करंट ये है, यानी जो वोल्टेज है वो आगे है कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो हम यहाँ टेन थीटा पे लिख सकते हैं। टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर VL बाय VR। VL को लिखेंगे ओमेगा L और इसको क्या लिखेंगे R, सॉरी इसको शॉर्टकट में हम लिख दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं I इंटू XL और इसको लिखेंगे I इंटू R। I कैंसिल हो गया, XL को लिखेंगे ओमेगा L और इसको क्या लिखेंगे ओमेगा। तो ये हो गया टेन थीटा। कितना एंगल आगे पीछे है ये लिख सकते हैं। अब समझना ध्यान से कितना आगे है, तो अगर वोल्टेज का इक्वेशन ये है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम यहां से लिखेंगे करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो वोल्टेज अगर इधर है तो करंट को पीछे होना होगा, कितना पीछे होना होगा, थीटा, तो लिखेंगे माइनस थीटा। और ये थीटा कौन सा थीटा है, तो ये वाला वो थीटा है, ये जो थीटा है ना ये वाला, ये थीटा यही वाला थीटा है। तो ऐसे चीजों को रिलेट करना है। तो आपको दो तीन चीज याद रखना है कि फेजर डायग्राम कैसे बनाना है। ये बहुत लोग रट लेते हैं डायरेक्ट कि इसका इंपीडेंस ही होता है, रट भी सकते हो, यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर स्कूल में प्रूविंग भी आए कि भैया फेजर डायग्राम बनाइए, बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, RL सर्किट के बारे में। ये RC सर्किट के जैसा ही हुबहू है। ठीक है, और RL सर्किट ना बोल के कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा चोक कॉइल, ये सब वर्ड ध्यान में देना। चोक कॉइल, चोक कॉइल में बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है RL का, या क्वेश्चन लिख देता है कि चोक कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, इंडक्टर इतना है, या फिर ना दिया जाए तो चोक कॉइल हमेशा समझना कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर से मिलकर बना रहता है। ठीक है, और इंडक्टर कभी डीसी को अपोज नहीं करता, डीसी को जाने देता है आराम से, वो सिर्फ और सिर्फ किसको अपोज करता है, एसी करंट को अपोज करता है। पिछले क्लास में हम बताए थे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो मेन है हमारा LCR सर्किट, LCR, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से,
और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर बनाते हैं, ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, वोल्टेज को लिखते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले इसका रहा फेजर डायग्राम, ठीक है। अब सब लोग बना सकते हो फेजर डायग्राम, ट्राई करिए बनाने का कि इसका फेजर जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करंट तो इधर ही रहेगा, ठीक है, आई इधर रहा। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज है VR, वो भी VR इधर ही रहेगा, VR भी इधर रहा। ऊपर कौन जाएगा सोचो जल्दी, इंडक्टर ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा कैपेसिटर। तो अब इसको लिखते हैं बढ़िया से, आई तो इधर ही रहेगा, इधर रहेगा VR, इधर रहेगा VL और इधर रहेगा VC। यानी यहां पर वोल्टेज का 3 कांटा हो गया, 1 2 3। अब बोलोगे सर नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो तीनों को वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है, तीनों को, ठीक है। अब नेट वोल्टेज किधर होगा? अब VR को एक समय के लिए भूल जाओ, तो VL और VC जो है वो डिपेंड करेगा कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है। तो क्योंकि VL बड़ा होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, और अगर VC बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा। तो हम ये मानते हैं, ये मान लेते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं VL माइनस VC। अब VL माइनस VC इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। अब इसका इसके साथ अगर देखेंगे तो VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट होगा, जिसको हम मेन वोल्टेज बोल रहे हैं, और वो जो मेन वोल्टेज होगा V, ये वाला मेन वोल्टेज V, वो किसके बराबर होगा? रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। अब VC बड़ा हो चाहे VL बड़ा हो, दोनों को माइनस करके अगर स्क्वायर करेंगे तो बात तो सेम आना है, ठीक है। तो डरना नहीं है। अब इन तीनों को हम एक डब्बा में बंद कर दिए, और याद है इस डब्बे को क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस, ठीक है। V करंट कितना ले लिए? I। फिर से अब इस V की जगह हम लिखेंगे I इंटू जेड रूट अंडर, VL की जगह लिखेंगे I इंटू एक्सएल, इसके लिए लिखेंगे I इंटू एक्सी का होल स्क्वायर प्लस I इंटू आर का स्क्वायर। लिख लिए। अब I कॉमन होके बाहर, I तो गया काम से, है ना। तो Z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो ये एक इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जो बोल सकते हैं कि ये वाला एक फॉर्मूला हो गया इम्पीडेंस का, Z इज इक्वल टू रूट अंडर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर आप 1 बाय ओमेगा सी माइनस 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बोलो, चाहे ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी बोलो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों को माइनस करके अगर होल स्क्वायर करोगे तो आंसर सेम आना है। अब अगर हम फिर से अब करंट का बात करें, क्या बताइए करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे देखो भाई, जो करंट है उसका तो फॉर्मूला वही होता है V बाई जेड। ये रहा Z, इस Z को यहाँ पुट करिए। RMS बोला जाए तो VRMS, पीक बोला जाए तो V नॉट, वो वहां पुट करना है। अब हमसे अगर कोई पूछे कि भैया कौन आगे है, वोल्टेज आगे है कि करंट आगे है, अब डिपेंड करेगा, किससे डिपेंड करेगा वो हम बताते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में ट्राई करते हैं। अब डिपेंड कैसे करेगा? तो अगर हम यहां बोलें कि इफ VL इज ग्रेटर देन VC, कि अगर VL बड़ा हो VC से तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा तो वोल्टेज आगे रहेगा। तो हम बोलेंगे वोल्टेज लीड्स द करंट, यानी कि अगर VL आगे होगा VC से तो नेट ऊपर जाएगा तो वोल्टेज आगे रहेगा। फिर लिखेंगे इफ अगर VC बड़ा हो जाए VL से तो इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा, ठीक है। ये वाला जो रिजल्टेंट देख रहा हो वो नीचे आ जाएगा, तो इसका मेन वोल्टेज किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा।
तो उस केस में लिखेंगे वोल्टेज लैग्स बाय करंट। तब उस केस में वोल्टेज जो होगा करंट से लैग कर जाएगा। और कितना लैग करेगा, क्या लैग करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमको यही थीटा निकालना होता तो हम यहाँ लिखते कि भैया टेन थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्राइंगल में देखो तो परपेंडिकुलर हो गया कितना, VL माइनस VC, और बेस कितना हो गया VR। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे I इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी बाई IR। आई कैंसिल हो गया, सारा फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ओमेगा L माइनस 1/ωc डिवाइडेड बाय R। ठीक है, और एक चीज से पता लगा सकते हैं कि कौन डोमिनेट, मतलब कौन आगे रहेगा। देखो अगर VL बड़ा है VC से, इसका मतलब IXL इज ग्रेटर देन IXC। आई कैंसल हो गया, इसका मतलब कि अगर XL बड़ा है XC से डायरेक्ट तो वोल्टेज लीड करेगा, और सेकंड अगर XC बड़ा है XL से तो वोल्टेज लैग करेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। और XL और XC निकालना आता है, XL होता है ओमेगा L और XC क्या होता है 1/ωc। तो ये हम लोग जो पढ़े ये पूरा का पूरा किसके लिए पढ़े, LCR सर्किट के लिए। इसमें भी अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी अगर दोनों स्लाइड देखा जाए, अगर ये स्लाइड देखे, पूरा डेरिवेशन हो गया Z का, करंट हो गया V/Z, ठीक है। उसके बाद यहां पर डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड, कि कौन सा कब तुम्हारा लीड करेगा, कब लैग करेगा, तो वो डिपेंड कर रहा है किस पर, XL और XC पे। तो इसको एक बार नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी। देखिए नोट डाउन कर लिए होगे बढ़िया से, ठीक है ना। अब हम लोग Z को लेते हैं, यानी ये सर्किट जो था इसको साइड में रख लेते हैं। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ठीक है। अब जो करंट का वैल्यू लिखे I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z, और Z को लिखे थे ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये लिखे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब यहां पर क्या है कि ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2πf, और f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किसका, ये जो हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा घटेगा, और ओमेगा गढ़ेगा, अगर घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है, तो ये पूरा जो टर्म है वो चेंजेस होगा। तब हम बोलेंगे कि भाई अगर हमको यहां पर ओमेगा एडजस्ट करके अगर हमको करंट घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि आई और ओमेगा में एक फंक्शन है, तो हम बोलेंगे कि भाई ओमेगा कैसा क्या वैल्यू रखा जाए कि आई मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम चाहिए आई मैक्सिमम। तो मैथ्स के हिसाब से अगर देखोगे कि इस टर्म को अगर मैक्सिमम करना हो तो डेनोमिनेटर को कम करना होगा, और ये कम कितना हो सकता है, आर स्क्वायर तो ऐड ही होगा, तो इसके साथ ये ऐड ही हो रहा है। यानी कि इस टर्म का किसी भी एक्स स्क्वायर का अगर हम मिनिमम वैल्यू पूछें तो बताइए एक्स स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि आप नेगेटिव भी पुट करोगे तो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस टर्म को हमको 0 करना है, यानी कि I will be maximum only when, कब, जब ओमेगा L माइनस 1/ωc कितना हो जाए। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो उसको लिख सकते हैं ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, L उधर भेज देते हैं, इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/, या फिर बहुत बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं 1/√LC, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है।
अब इस पर्टिकुलर ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा को लिखता है 2πf, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। अब यहाँ क्या क्या चीज है, तो हम बोलेंगे कि करंट कब मैक्सिमम होगा, जब फ्रीक्वेंसी इतना होगा, ये वाला, जब फ्रीक्वेंसी आपका इतना हो जाएगा तो उस केस में करंट मैक्सिमम होगा। और इसी कंडीशन को, ये जो करंट मैक्सिमम होता है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। वो केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये सब नहीं चलता है। तो यहाँ रेजोनेंस का मतलब ये है कि रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है, सर्किट का बोलते हैं ना, सर्किट इज इन रेजोनेंस। इसका मतलब ये है कि उस समय सर्किट पे सबसे मैक्सिमम करंट जा रहा होगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ तो मैक्सिमम करंट कितना है, आई मैक्स, ठीक है, वो बताओ मैक्सिमम करंट, सॉरी, मैक्सिमम करंट कितना है, तो हम वहां बोलेंगे कि आई मैक्सिमम जो होगा, आई मैक्सिमम किसी भी सर्किट में, आई मैक्सिमम इस सर्किट में कितना होगा, तो ये टर्म तो जीरो हो चुका है। तो नीचे क्या बचा, V/R² का रूट, तो क्या लिखेंगे, V/R। तो यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज रेजोनेंस, तो आप बोलोगे कि भाई रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में सर्किट से करंट हमेशा कितना जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। और उस केस में जो मैक्सिमम करंट होगा वो किसके बराबर होगा, V/R के बराबर, ठीक है, यही उसका मैक्सिमम करंट है। और उस केस में क्या क्या हो सकता है, तो जब हम बोल दिए कि ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, ये वाला लाइन लिखे हुए, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा एल का मतलब क्या है, एक्सएल, और ये क्या है, एक्ससी। यानी कि एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्ससी बराबर होगा। अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर है तो देखो, अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा तो ये वाला जो वीएल है और ये वाला जो वीसी है, दोनों कैंसिल मार देगा, तो बचेगा खाली क्या, वीआर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उस केस में ये जो लिखवाएं, लिखेंगे एट रेजोनेंस, एक एक करके ये वर्ड याद रखिएगा, एट रेजोनेंस सबसे पहला लाइन, करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, पहला लाइन यही लिखना है, इस सर्किट में सबसे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकंड, जो आई मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा, V/R। थर्ड, उस केस में क्या होगा, VL और VC बराबर हो जाएगा। डी, XL और XC बराबर हो जाएगा। E, जिस फ्रीक्वेंसी में होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2π√LC। और याद करिएगा ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पर है ना, ये फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा। ये चीज तो हो गया। एक लास्ट लाइन याद रखना है आपको। अब अगर बताइए कि अगर एफ पॉइंट, अगर VL और VC, फटाफट आते हैं उस स्लाइड में, अगर VL और VC बराबर हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो जो मेन वोल्टेज होगा वो VR ही बचेगा। तो उस केस में I और V के बीच कितना एंगल होगा, जल्दी बताइए, I और V के बीच कितना एंगल होगा, तो VL और VC कैंसिल हो गया। ठीक है, हम यहां बनाते हैं, ये रहा VL और ये रहा VC, ये दोनों अगर कैंसिल हो गया तो मेन वोल्टेज और मेन करंट दोनों सेम फेज में आ जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। इन केस ऑफ रेजोनेंस तो लिखा हुआ है, अब याद रखिएगा, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो रेजोनेंस में क्या क्या चीज होता है इस पूरे स्लाइड में लिखा हुआ है, गेट रेजोनेंस क्या क्या होगा, तो आपको ये सारा पॉइंट्स याद रखना है। क्वेश्चन में अगर लिख दे फाइंड द करंट इन रेजोनेंस V/R, सीधा किस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस होगा, ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ
एलसीआर सर्किट्स के बारे में था, तो आपको नॉलेज आ जाना चाहिए कि क्या होगा। एक क्वेश्चन करवाते हैं सिंपल सा, कि अगर ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। इंडक्टर के अक्रॉस दिया हुआ है 100 वोल्ट, इसके अबाउट दिया हुआ है 100 वोल्ट, और कैपेसिटर के अबाउट दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक है, तो बोलेगा व्हाट, बताइए मेन वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा एल, वीएल और वीसी जस्ट अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो वीएल और वीसी देखो सेम हो गया, 100 वोल्ट 100 वोल्ट, यानी दोनों को कैंसिल ही मार रहा है। तो बोल सकते हैं कि मेन वोल्टेज क्या बचेगा, खाली 100 वोल्ट बचेगा। तो हम आंसर होगा कि मेन वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट। दूसरा चीज, क्या ये सर्किट रेजोनेंस में है उस समय, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि वीएल और वीसी उस केस में बराबर है, तो यानी ये सर्किट इज इन रेजोनेंस। अब मान के चलिए आर का वैल्यू दे रखा है 10 ओम, मान के चलिए, तो बोलिएगा कि बताइए तो आई मैक्स कितना है। तो आई मैक्स बोलेंगे V डिवाइडेड बाय आर। तो वोल्टेज कितना लेंगे, तो हमको पता है कि मेन वोल्टेज तो कितना आ रखा है, 100 वोल्ट आ रखा है, डिवाइडेड बाय उस केस में रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो ये आ गया 10 एम्पियर। और यही 10 एम्पियर कौन सा करंट होगा, तो कुछ नहीं बोला जाए तो कौन सा करंट है, आरएमएस करंट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से चलना है कि उस समय है रेजोनेंस की नहीं है, तो आपको ऐसे पता लगाना है। ठीक है, और एक चीज कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे, इस बार रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और तो 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, इसके अबाउट 200 वोल्ट, इसके अबाउट 300 वोल्ट। तो बताइए ये मेन वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, आपको ये बताना है मेन वोल्टेज कितना होगा। और और कौन आगे होगा, करंट या वोल्टेज। ठीक है, तीसरा, ठीक है, कितना थीटा से। ठीक है, थीटा है कितने एंगल से। तो आपको दो क्वेश्चन बताना है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन लिख के, कौन आगे होगा, करंट की वोल्टेज इस केस में। ठीक है, और कितना एंगल से आगे या पीछे होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ठीक है, चलिए।